हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति शूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हम आपको डेरिवेशन करा रहे थे बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। तो डेरिवेशन संख्या ये आपका 28, यानी कि पूरा डेरिवेशन 28 डेरिवेशन है। बहुत ही शानदार डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन से मोस्टली बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को यदि पूरा देख लोगे आप, तो इसको आप सबसे इजी डेरिवेशन बोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही प्यार से सीखना है और ऐसा सिखा दूंगा कि पेपर तक तो आप कभी ना भूलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का जो सूत्र होता है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार हर सेट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन। ठीक है, करते हैं इसको। इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है। ठीक है, चित्र कैसे बनाया है उसको मैं यहां पर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। कि माना हमारे पास एक ZP डैश, यानी कि Z डैश, ये एक अवतल यानी कि Z और Z डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जो दो माध्यमों विरल माध्यम और एक सघन माध्यम को पृथक करता है, यानी अलग अलग करता है। अलग का मतलब क्या है कि इस पृष्ठ से इधर की साइड का माध्यम सघन है, जैसे कि कांच, और इसके इधर वाला जो माध्यम है विरल है, जैसे कि वायु। समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यही थ्योरी आपको लिखनी है। थ्योरी में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब ये जो गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ, इसकी एक मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ओके, इस मुख्य अक्ष पर हमारी क्या है कि एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। ओके, इस गोलीय पृष्ठ का यानी इस अवतल गोलीय पृष्ठ का एक वक्रता केंद्र, यानी कि ये आपका ध्रुव P है, ध्रुव P, और ये वक्रता केंद्र C है। ओके, इस बिंदु ये एक इसकी ये मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन है ये आपकी मुख्य अक्ष है। ओके, इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु M पर आपतित होती है, तो ये जो किरण है जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है, याद रखिएगा। तो यहां पर अविलंब कहां है? तो अविलंब हम यहां पर बना देंगे। ये जो रेखा है, यानी कि इस वक्रता केंद्र से इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये आपका अविलंब होगी। ऐसे ये क्या कहलाएगा? एक अविलंब, नॉर्मल कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा N। ठीक है, अविलंब। तो ये रेखा जानी तो ऐसे चाहिए थी, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन हल्का सा ये क्या हो जाती है? इधर झुक जाती है। ठीक है, अब ये झुककर अनंत दूरी तक निकल जाती है, लेकिन हमको इससे आगे तो हमको पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये कहीं पर नहीं मिलेगी आगे जाकर। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर मिला के देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पता चलती है कि ये ऐसा लगेगा कि ये यहां से स्टार्ट हो रही है लाइन। ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि ये यहां से स्टार्ट हो रही है। इसलिए इस बिंदु पर जो इस बिंदु वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्यों होता है? क्योंकि ये किरण वास्तव में जाकर यहां पर मिलती नहीं है। यहां पर क्या होता है? ये मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में ये जो किरण थी ये यहां से गई और इस तरीके से आगे निकल गई ऐसे। ठीक है, लेकिन हमको आगे तो पता नहीं चला, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर ऐसे देखते हैं कहां पर मिलाया इसने। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये एक आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ओके, चलिएगा। अब हमारे पास में क्या है, हम जानते हैं कि जब कोई किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उसको बोलते हैं आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित। तो ये वाली जो किरण है O से M, यानी कि ये M बिंदु में यहां पर बना दूं इस M को, तो ये जो OM है ये क्या होगी? एक आपतित किरण होगी। क्या होगी? आपतित किरण होगी। और आपतित किरण, और ये क्या है? CN यहां पर क्या है? अविलंब है। अविलंब है, अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो अविलंब CN अविलंब है, ये वाला। ठीक है, ये वाला अविलंब है, ये इस तरीके से,
और ये आपतित किरण, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम आपतन इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, तो आपतन कोण आई हो जाएगा। इसलिए यहां से यहां तक का जो कोण है ये वाला जो कोण है ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? आई, तो ये वाला जो कोण है इंसिडेंट एंगल कहलाएगा आई, आपतन कोण। ओके, समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर चित्र से तो ये आपतन कोण क्या होगा भाई, चित्र से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं ताकि ये आगे डेरिवेशन में काम आएगा। चित्र से आपतन कोण क्या हो जाएगा, OMC, कोण OMC, ये आपका आई कोण कहलाएगा, आपतन कोण। एक होगा अपवर्तन कोण बनेगा। अपवर्तन कोण कौन सा बनेगा भाई, ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन कोण होता है अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण। जैसे ही ये OM किरण इस पर टकराई, इस गोलीय पृष्ठ Z डैश पर ये टकराने के बाद ये अविलंब की ओर झुककर इधर निकल गई, ऐसे निकल गई, तो इसको बोलेंगे यानी कि MC जो किरण है, MA, इसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आपका अपवर्तन कोण, रिफ्रेक्शन एंगल, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो ये जो R है अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NMA, ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। और एक और खास बात, जब कोई रेखा, ऐसे कोई भी रेखा है, आप ऐसा समझ लीजिए, और यहां पर कोई भी ऐसे है, तो ये वाला जितना कोण होगा उतना ही ये, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, कोई चीज इस तरीके से है और एक किरण ऐसे निकल गई और एक किरण इस तरीके से निकल गई, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला NMA, यानी कि ये जो आपका अपवर्तन कोण था ये किसके बराबर होगा, IMC, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, इस ऊपर वाले के बराबर मान लेते हैं, नहीं, क्योंकि ये वाली जो किरण थी अविलंब ये है और ये वाली एंगल इससे आगे पीछे की ओर ऐसे किया, तो इस अविलंब और इस वाली रेखा के बीच के कोण के बराबर होगा। यानी कि ये वाला जो कोण है यहां पर, ये वाला जो कोण R रहेगा, ये वाला कोण आपका R रहेगा और यही R इसके बराबर होगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो ये I कोण IMC के बराबर होगा, जिसको हम R बोलेंगे, ठीक है। ये वाला चित्र आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। ये वाला जो R है तो यही R इसके बराबर होगा, बस ये है, ये आपका वक्रता केंद्र है ही, ठीक है। अब आपको पता चल गया O बिंदु वस्तु है, I आपका इमेज है प्रतिबिंब, C आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका ध्रुव है। और यहां से हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, और जिसकी लंबाई हम H मान लेंगे, इसकी लंबाई हम H मान लेंगे, और ये वाला जो बिंदु है M डैश कह देंगे, M से M डैश तक की दूरी H हो जाएगी, H, ठीक है। बस अब ये सारी दूरियां हम P से मापेंगे, तो PC तक की दूरी यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, V कहते हैं, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम U कहते हैं, U हो जाएगी। सारी दूरियां, चूंकि सभी दूरियों को ध्रुव से मापा गया है पीछे की ओर, इसलिए सारी की सारी दूरियां कैसे ली जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह में ली जाएंगी। ऋणात्मक चिन्ह में क्यों, क्योंकि ध्रुव से इधर की दूरियां ऋणात्मक और ध्रुव से उधर वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। क्योंकि ये सारी दूरियां पीछे की ओर है, तो सभी दूरियां कैसे ली जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह में ली जाएंगी। ओके, चलिएगा, तो सभी दूरियों को हम लिख लेते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यानी कि ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, तो ये माइनस का R हो जाएगा। ऐसे ही आपका P और P से I तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी, तो इसको हम माइनस का V लेंगे, ठीक है। और एक दूरी और बची P से O तक की दूरी,
P से O तक की दूरी को हम माइनस का U लेंगे, ठीक है, माइनस का U लेंगे, ठीक है। चलिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां तक आप कर लीजिए, यहां से आगे फिर अब आपको हम बताते हैं, बस यही है, ठीक है। अब आपका ये चित्र आपका कंप्लीट, चित्र का काम खत्म, ठीक है। चलिएगा अब आपका चित्र से हमको ये सारी चीज पता चल गई, तो यही चित्र हमने यहाँ पर बना रखा है, ओके। अब थ्योरी में क्या करना है वो भी समझ लो, थ्योरी में लिखना क्या है, थ्योरी में हमको क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं, सारी चीज समझ में आ जाएगी। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमको लिखना क्या है, माना हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ ZPZ' है, माना हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ ZZ है या ZPZ', आप जैसा मर्जी चाहो वैसा लिख दो, या ZZ' लिख दो। माना हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ ZZ' है जो दो माध्यमों, विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। पृथक लिख दो या अलग अलग लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। जिनका निरपेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक n है, ये हमने ऐसा मान लिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। माना इस पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण पृष्ठ के M बिंदु पर आपतित होती है, तो यह अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपवर्तित होकर निकल जाती है, जिससे इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब I' बनता है। तब ये चित्र से बस ऐसा लिख दो, और चित्र से ये चित्र बन के तैयार हो गया, और इस चित्र से ये सारी चीज हमको निकल आई। अभी मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमारे पास में अब 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझने हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट क्या समझने हैं, बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट समझना। बहिष्कोण क्या होता है, देखिएगा ध्यान से समझिए। बहिष्कोण होता है जैसे कि कोई भी यहाँ पर मैं एक त्रिभुज, ये एक रेखा है और इस पर मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया। पहली बात तो मैं तुमको बहिष्कोण का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। एक रेखा है, बायोलॉजी वाले ध्यान समझिएगा, ये वाला जो कोण है कितने हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, यदि मैं इसको 90 डिग्री कहूं और इसको 30 कहूं तो ये वाला 60 ही होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है, ठीक है। अब मुझको ये बताइए, यदि मैं कहूं कि ये वाला कोण 80 है, ये वाला कोण 80 है और ये वाला कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला 80 है, तो मुझको ये बताइए ये वाला कोण कितना होगा। तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जब ये 80 है और आपको पता है कि एक रेखा पर पूरा कोण 180 अंश बनता है, जब ये 80 है तो यहां वाला कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ये वाला कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। जब ये 100 हो गया और ये 30 हो गए, 130, तो ये वाला कोण कितना बचा, 50 डिग्री बचा नहीं बचा। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलकर आपको आता है कि त्रिभुज के जो ये बाहर वाला जो कोण है, ये वाला 30 और 50 इनके योगफल के बराबर होता है। तो इसी को बोलते हैं बहिष्कोण, क्योंकि ये बाहर का कोण है। और बहिष्कोण का जो संबंध होता है त्रिभुज के अंदर वाले दो कोणों से होता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के दो अंदर वाले कोणों का योगफल कर दें तो वो बाहर वाले के बराबर बैठता है। हर किसी त्रिभुज में यही रहता है। तो क्या है, त्रिभुज के अंदर के दूर के कोणों का योगफल त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला बाहर का कोण होता है। तो वही त्रिभुज का हम यहाँ पे बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सी त्रिभुज लेंगे, पहले हम त्रिभुज OMC में, ठीक है, त्रिभुज OMC ले रहे हैं तो इसमें बहिष्कोण लगाएंगे हम, बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण कौन सा, और हाँ एक चीज और, ये वाली रेखा यानी कि OM, IM और CM क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। हमने मान लिया ये
भाई कोई ना कोई तो कोण बनाएंगे। अब ये देख प्रकाश किरण है तो प्रकाश किरण OM, IM और CM मुख्य अक्ष के सापेक्ष अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। तो ये वाला हम पहले ले रहे O, यानी कि ये वाला त्रिभुज देखिएगा ऐसे, ये वाला यहां पर तो ये M बिंदु बना लिया हमने, ये O मान लिया ऐसे, और यहां पर मान लिया हमने ये C, OMC इस तरीके से। तो या C पर ये जो कोण बन रहा है ये गामा है, और O पर ये जो कोण बन रहा है ये अल्फा है। ठीक है, समझ में आई बात। और ये वाला जो कोण है ये वाला टोटल कोण है, ये वाला I है, यहां से यहां तक का कोण क्या बनना है I। ये देखिएगा O त्रिभुज, ये कोण OMC I है, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल होगा, ये वाला I हो जाएगा, ये वाला I। तो आपको क्या बताया था मैंने, ये वाला क्या है, बहिष्कोण है, ये वाला ही तो होता है बहिष्कोण, यही है आपका बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो गामा बराबर I प्लस अल्फा। ठीक है, एक चीज तो ये बन गया, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, गामा बराबर I प्लस अल्फा। पहली चीज याद से समझ लीजिएगा। फिर लेंगे, फिर दोबारा लेंगे त्रिभुज। तो यहां से I का मान निकाल लो, यहां से I का मान निकाल लो। तो I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1। बायोलॉजी वाले ध्यान समझो, I का मान निकालना है तो इस अल्फा को इधर ले आए तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से चल रहे हैं, फिर से दूसरी त्रिभुज ले रहे हैं। अब की बार कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज IMC में। अब क्या IMC में ले रहे हैं तो I पर कोण क्या बन रहा है, यहां पर बीटा बन रहा है, C पर वही गामा बन रहा है, लेकिन IMC के बीच में R कोण बन रहा है, तो यहां पर R बनेगा। ये IMC, ये वाले कोण R बन रहा है, तो यहां पर बहिष्कोण गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर हम निकालेंगे तो वही चीज, ये गामा बराबर बीटा प्लस R हो जाएगा। R का मान हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई तो ये आपका निकल गया। अब हमारे पास में, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। एक स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R अपॉन बराबर ये अपवर्तनांक, यानी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर रहता है। ठीक है, चलिएगा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये साइन I का मान रख देंगे। I का मान कहां है, ये रहा, गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन R का मान गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा बराबर n। साइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, तो चूंकि गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए साइन को छोड़ देंगे, ट्रैक्नोमेट्री टर्म को छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा बराबर n, और गामा की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो गामा माइनस अल्फा बराबर n और गामा माइनस बीटा इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, गामा माइनस अल्फा बराबर n गामा माइनस n बीटा, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस गामा को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो n बीटा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का अल्फा जौकाते हो, और n गामा जौकाते हैं, और ये वाला गामा उधर चला जाएगा ऐसे। अब इसमें से भी हम गामा n बीटा माइनस अल्फा बराबर, गामा में यहां से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। ये समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण
3 मान लो। समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे ये गोलीय यानी पृष्ठ का मतलब क्या है, ये वाला जो पृष्ठ है ये बहुत पतला है, मान के चलते हैं ये पतला है। पतला होने पर ये साइन का जो मान है ये भी बहुत छोटे छोटे मान होंगे, और छोटे छोटे मानों में साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंगल होने पर और ज्यादा छोटे हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं से काम चला लेते हैं साइन को छोड़कर। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, छोटी चीज में हम टेक्नोमेट्री टर्म को छोड़ देते हैं, अभी और जगह भी छोड़ेंगे। तो अब ये चीज आ गई, अब ये हमने सॉल्व किया, यानी कि साइन और कॉस छोड़ दिया, तो गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा बराबर एन। अब इसकी गामा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई कर दी, इधर एन की मल्टीप्लाई एन गामा एन बीटा, एन बीटा को इधर ले आए और इस वाले गामा को इधर ले गए, तो ये वाला माइनस का इधर प्लस हो गया, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। यहां से गामा हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गई, ये समीकरण 3 बन गई। तो इसमें आ रहा है एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ये 3 चीज आ रही है जो कि ये है। अब इनमें हम क्या करेंगे, यहां से हम इनके मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे पुराने वाला, त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ओ एम पी से, ओ एम पी में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो हमने पहले ही बता दिया था, एम और इसकी जो वैल्यू है ये हमने एच मान ली, ठीक है, एच। एम से एम डैश की जो वैल्यू है, या एम से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, एच है, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि एम पी बट्टे और क्या हो जाएगा, एम पी बट्टे पीओ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एम से एम डैश बोल दो या एम से एम पी बोल दो, दोनों की वैल्यू एच है, लेकिन पी से ओ तक की दूरी माइनस का यू है, लेकिन एम से एम डैश की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम एम से एम डैश लेते हैं, एक्चुअली में क्या है, यहां पर हम एम से एम पी नहीं लेते, एम डैश लेते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज ओ एम डैश लेते हैं। एक्चुअली में त्रिभुज हम यहां से एम डैश लेनी चाहिए, ध्यान से समझना, एम डैश लेनी चाहिए, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका लंब हो जाएगा एम डैश, ओ एम डैश में ए, और आधार क्या हो जाएगा, एम डैश ओ हो जाएगा, ध्यान से समझना। और यहां पर क्या है कि एम डैश की जो दूरी है ये एम पी के बराबर होगी, एम डैश की जो दूरी है वो एम पी के बराबर होगी, जिसका मान है एच। एम डैश की दूरी एम पी के बराबर होगी, जिसका मान है एच। और एम डैश से ओ तक की दूरी पीओ के बराबर होगी, पीओ, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, ये वाले दोनों बिंदु बिल्कुल लगभग पास में होते हैं, इसलिए हम दोनों को कंसीडर नहीं करते, केवल एक ही मान लेते हैं, एम डैश और पी दोनों एक जगह ही मान लेते हैं, इसलिए ये दोनों दूरी बराबर होंगी और इनका मान हो जाएगा माइनस का यू। तो इसलिए ये जो टेन अल्फा है इसका मान हो जाएगा, एम डैश की जो वैल्यू है ये एच अपॉन माइनस का यू हो जाएगा। लेंस बहुत पतला है, तो टेन को छोड़ देंगे, तो इसलिए टेन को हम छोड़ देंगे। टेन को छोड़ने पर, क्यों छोड़ा है, क्योंकि लेंस पतला है, छोड़ने पर तो अल्फा बराबर हो जाएगा एच अपॉन माइनस का यू, अल्फा बराबर हो गया, ठीक है, अल्फा बराबर एच अपॉन माइनस का यू। ऐसे ही हम बीटा का मान निकालेंगे, ऐसे ही हम गामा का मान निकालेंगे, फिर इसी इक्वेशन में रखेंगे। चलिए पहले यहां तक कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा पूरे को, फिर करूंगा, ठीक है। इस समीकरण को मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पर पहले ये निकल आया टेन अल्फा का मान, ऐसी बीटा का मान निकलेगा, आई एम सी लेकर, आई एम डैश लेकर, फिर सी एम डैश लेकर गामा का निकला। जल्दी से करिए, पहले यहाँ पे से एक लाइन मैंने मिटा दी है, उसकी जगह पे एक लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है। बहुत ही जल्दी चुटकियों में समझते हैं इसी तरीके से। अभी तक हमने त्रिभुज कौन सी ली थी, ओ एम डैश, हमने त्रिभुज ली थी ये वाली, ध्यान से समझना, ओ एम डैश। अब की बार कौन सी लेंगे, ये वाली त्रिभुज आई एम डैश, ये वाली, और इसमें कोण बन रहा है बीटा, यानी कि त्रिभुज
आई एम एम डैश से, तो वही टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब तो एम एम डैश होगा, एम एम डैश होगा, आधार क्या हो जाएगा, एम डैश आई हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है, एम एम डैश का जो मान है वो क्या है, एच है, एम एम डैश का मान एच है, लेकिन एम डैश आई का जो मान है, एम डैश आई का जो मान है वो पी आई के बराबर होगा, पी आई के बराबर होगा, और पी आई का मान क्या है, पी आई का मान है ये माइनस का जी। ठीक है, समझ में आएगी बात, क्योंकि ध्रुव और ये एम डैश और एम बिंदु एक ही पॉइंट पर स्थित हैं, लगभग एक ही जगह पर है, इसलिए हम एम डैश आई की जगह पर पी आई की वैल्यू रख देंगे, टेन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है, पतला है, तो बीटा का मान ये आ गया। ऐसे अब की बार त्रिभुज लेंगे सी एम एम डैश से, त्रिभुज सी एम एम डैश से, वही टेन गामा, यहां पर कोण क्या बन रहा है, गामा, टेन गामा बराबर लंब बट्टे आधार एम एम डैश बट्टे एम डैश सी, एम डैश सी, तो एम डैश की वैल्यू एच है और एम डैश सी, क्योंकि आपको पता है एम एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, पीसी, पीसी बराबर हो जाएगा, और पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू माइनस का आर ही आ जाएगा। टेन को यहां पर छोड़ देंगे तो ये चीज वही है जो यहां पर लगा है, कॉन्सेप्ट वही यहां पर है। तो अब आपको अल्फा, बीटा और गामा तीनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब ये तीनों वैल्यू हम समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, तो अल्फा, बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे भाई। तो समीकरण 3 में क्या है, ये वाला समीकरण 3 है, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को h अपॉन माइनस का u, अल्फा का मान h अपॉन माइनस का u याद रखिएगा, ठीक है, h अपॉन माइनस का u याद रखेंगे हम, ठीक है। तो क्या है भाई, क्या है, क्या समीकरण क्या बनेगी, अब समीकरण बनेगी आपका n और बीटा, h अपॉन माइनस का u याद रखिएगा, ये मान अल्फा का है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, बीटा, बीटा का मान क्या है, बीटा 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 का नाम है, मान है h अपॉन माइनस का v, ये हो जाएगा, ये बीटा का मान है केवल, फिर माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान h अपॉन माइनस का u, ये है, फिर बराबर गामा, गामा का मान क्या है, गामा का मान है h अपॉन माइनस का r, ये है, और ये n-1 जो का त्यों, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा के मान मैंने यहां पे लिख दिए, तो यहां पे लिखनी है ये लाइन, ठीक है, उसके बाद में ये सॉल्व करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा, NH अपॉन माइनस, माइनस को मैं ऊपर लगा दे रहा हूं क्योंकि नीचे लिखते नहीं है ना माइनस को, तो ये v हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस की माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस h अपॉन u हो जाएगा बराबर, ठीक है। और ये अपना ये माइनस का नीचे नहीं लगाएंगे तो ऊपर का h और नीचे r रख देंगे, और यहां पर n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस का h कॉमन लूंगा, माइनस ये है और h ये है, क्योंकि मुझको ये माइनस का h काटना है टोटल, तो मैं माइनस का h यहां से कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या बचेगा, ध्यान से समझे ना, माइनस का यदि में माइनस चला जाएगा और h चला जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, माइनस यदि मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन v बचेगा, n अपॉन v बचेगा, क्योंकि माइनस और h चला गया, यहां से h चला जाएगा, जब माइनस चला जाएगा तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, माइनस h चला जाएगा यहां से, तो 1 अपॉन u बचेगा, इस तरीके से ये बचेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात नहीं, माइनस गया h गया, तो यहाँ पे n अपॉन v बचा, यहां से माइनस चला जाएगा तो ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस में बाहर निकाल दिया, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का, ये माइनस माइनस ये प्लस, क्योंकि आपको पता है यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का h, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, h चला जाएगा। ये आपका क्या है, माइनस का h यहाँ पे है, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट मान ले रहा हूँ, नीचे r है, ये आपका n-1 है। अब मैं आपको या तो ऐसे कर लो कि माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, या पूरे माइनस h से में माइनस का h कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, ये क्या बचेगा, n-1 अपॉन नीचे r लिख देंगे। यही हमको
डेरिवेशन में सूत्र लेकर आना था। क्या लेकर आना था कि भाई हमको यही चीज हमको सिद्ध करनी थी कि n/v -1/u n-1/r। n क्या है? इन विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। v क्या है? v यहां से यहां तक यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है उसकी दूरी है। u क्या है? ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, वो ध्रुव तक की यानी वस्तु तक की दूरी है। n आपको पता है। r क्या है? r यहां से वक्रता त्रिज्या। ये रहा अवतल गोलीय पृष्ठ का डेरिवेशन। अगला जो डेरिवेशन है वो कराएंगे हम उत्तल गोलीय पृष्ठ का डेरिवेशन। उत्तल गोलीय पृष्ठ का डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में और डेरिवेशन आपको हम कराएंगे, बहुत ही शानदार। आई होप कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा।